Hello dear children, welcome to the lectures hosted by Zeta Institute of Science. This is Jitin sir and I am teaching you guys physics. So my dear children, आज के लेक्चर में हम लोग सीखने वाले हैं अबाउट AC सर्किट्स. इसके पहले भी हम लोग AC सर्किट्स के सीक्वेंस से चल रहे हैं. जैसे कि आपको पता है ये प्लेलिस्ट में प्रीवियस वीडियोस अगर आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि AC सर्किट्स में अब तक हम लोग ने क्या सीखा है. So till now we have learned behavior of AC in pure resistive circuit, in pure inductive circuit, in pure capacitive circuit. मतलब रेजिस्टर अकेला रहेगा तो कैसे टैकल करना है, इंडक्टर अकेला रहेगा तो कैसे टैकल करना है और कैपेसिटर अकेला रहेगा तो कैसे टैकल करना है. इन चीज़ों के बारे में हम लोग ने ऑलरेडी सीख लिया है अब तक. इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि अगर आपके सामने तीनों एक साथ आ गए तो आप उसको कैसे टैकल करेंगे. ओके, सो वी आर गोइंग टू लर्न कि आपके सामने अगर सीरीज में इंडक्टर, कैपेसिटर और रेजिस्टर एक साथ अगर आ गया तो उसको बोलते हैं इंडक्टर का L, कैपेसिटर का C एंड रेजिस्टर का R. LCR सर्किट बोलते हैं. CKT स्टैंड्स फॉर सर्किट. सो LCR सर्किट में आप कैसे उसको टैकल करेंगे देखते हैं. तो चलो सबसे पहले कौन आया, इंडक्टर, फिर कौन आया, कैपेसिटर, फिर कौन आया, रेजिस्टर. अब बोलोगे सर सीक्वेंस में आना ज़रूरी है क्या? ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है माय डियर चिल्ड्रन, कैसे भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है. ओके, आर पहले आ सकता है, सी पहले आ सकता है, बीच में लाइक एनी हाउ इट डजेंट मैटर एट ऑल. ओके, सो लेट मी से मैंने EMF अप्लाई किया, E विच इज नथिंग बट E नॉट साइन ओमेगा टी. ओके, ये जो EMF मैंने अप्लाई किया, चलो कुछ तो EMF मैंने अप्लाई किया है जिसमें से इसके अक्रॉस कुछ तो EMF गया, इसके अक्रॉस कुछ तो EMF गया और इसके अक्रॉस कुछ तो भी EMF गया है. ओके, इसके अक्रॉस जो भी EMF गया, लेट मी कॉल दैट EMF एज EL. इसके अक्रॉस जो EMF गया होगा उसको मैं EC बुलाता हूँ. इसके अक्रॉस जो EMF गया होगा उसको मैं ER करके बुलाता हूँ. ओके, अब आप तो जानते हो कि वी नो दैट, हम तो जानते हैं कि भाई जो EMF अक्रॉस रेजिस्टर जो होती है वो करंट मल्टीप्लाइड बाय रेजिस्टर होता है, जैसे कि आप जानते हो. सिमिलरली EMF अक्रॉस जो कैपेसिटर होगा वो करंट मल्टीप्लाइड बाय उसका कैपेसिटिव रिएक्टेंस होगा एंड EMF अक्रॉस जो इंडक्टर होगा दैट विल बी करंट मल्टीप्लाइड बाय इंडक्टिव रिएक्टेंस होगा. तो इसका मतलब करंट के एक्सप्रेशन को मैं एक्सप्रेस कर सकता हूँ E अपॉन R या फिर EC अपॉन XC या फिर EL अपॉन XL. ऐसे मैं एक्सप्रेस कर सकता हूँ मेरे रिक्वायरमेंट के अनुसार. आई कैन एक्सप्रेस दिस. अब चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि और क्या और कैसे हम लोग इस चीज़ को एक्सप्रेस कर सकते हैं. नाउ स्पीकिंग अबाउट दीज EMFs, अभी आप तो फेजर डायग्राम की अगर बात करें तो लेट मी से ये है फेजर, ये है EMF अक्रॉस रेजिस्टर के अक्रॉस जो EMF होता है. आप तो जानते हो कि रेजिस्टर, अगर ये एरो रिप्रेजेंट कर रही है EMF अक्रॉस द रेजिस्टर, देन आप तो जानते हो कि करंट का फेज एंड EMF अक्रॉस रेजिस्टर का फेज दोनों सेम फेज में होता है. ये तो आप जानते ही हो, उन दोनों के बीच में कोई फेज डिफरेंस नहीं होती है. इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग ने कवर किया है प्योर रेजिस्टिव सर्किट में. वी हैव अंडरस्टूड दैट इफ I इज इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी, देन रेजिस्टर के केस में इट बिकम्स E नॉट साइन ओमेगा टी. ये तो आप जानते ही हो. अब उसके अलावा एक और चीज हम लोग ने सीखा है कि इंडक्टर के केस में EMF और करंट के बीच में एक फेज डिफरेंस होती है. दैट फेज डिफरेंस इज नथिंग बट 90 डिग्री का फेज डिफरेंस होती है. हम लोग ने सीखा है कि इंडक्टर के केस में अगर EMF ऐसे ऊपर की तरफ जा रही है, ओमेगा टी ऊपर की तरफ, तो उसका जो करंट है ना π/2 नीचे की तरफ आती है. दैट मीन्स करंट π/2 पीछे की तरफ रहेगा. दैट मीन्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, इन केस ऑफ इंडक्टर मैं बोल सकता हूँ कि EMF जो होती है वो EMF से π/2 पीछे होती है करंट, या फिर मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ करंट से π/2 आगे होती है EMF ऑफ इंडक्टर. ओके, सो अगर ये करंट है तो ये करंट से π/2 आगे की तरफ होगा. कौन होगा? EMF ऑफ इंडक्टर. ओके, थोड़ा और बड़ा बना देता हूँ इसको. EMF अक्रॉस इंडक्टर जो होती है वो करंट से π/2 एंगल से आगे होता है. अब कैपेसिटर की अगर बात करें तो हम लोग ने सीखा है कि कैपेसिटर, इफ दिस इज EMF अक्रॉस कैपेसिटर, ये हमारा X होगा, ये ओमेगा टी बना के आया होगा. देन कैपेसिटर के केस में π/2 आगे जाना पड़ता है तब जाके करंट मिलता है. सो कैपेसिटर के केस में π/2 आगे होता है. दैट मीन्स मैं बोल सकता हूँ करंट जो होती है वो कैपेसिटर EMF से π/2 आगे रहेगा, या फिर EMF जो है करंट से π/2 पीछे रहेगा, ऐसे बोल सकता हूँ. सो करंट से π/2 अगर मैं पीछे आऊंगा तो मुझे मिलेगा EMF अक्रॉस कैपेसिटर. अब EMF अक्रॉस कैपेसिटर में किसका इन्वॉल्वमेंट है? कैपेसिटिव रिएक्टेंस का.
एंड ईएमएफ अक्रॉस इंडक्टर में किसका इन्वॉल्वमेंट है, इंडक्टिव रिएक्टेंस का। कैपेसिटिव रिएक्टेंस का फॉर्मूला अगर आपको याद रहेगा तो इट इज नथिंग बट आई मल्टीप्लाइड बाई एक्सी की जगह पे मैं लिख सकता हूँ 1 बाई ओमेगा सी, एंड यहां पर मैं लिख सकता हूं ओमेगा एल। यहां पर अगर आप देखेंगे तो ओमेगा एल को आई से मल्टीप्लाई करके ई एल मिला है, यहां पर डिवाइड करके ई सी मिला है। दैट मीन्स इसमें से साफ साफ एक चीज तो नजर आती है कि भाई ई सी का वैल्यू जो है ना वो ई एल से छोटा होगा। सो ई सी का वैल्यू इन जनरल ई एल से छोटा होगा। हाँ ऑब्वियसली एल का वैल्यू अगर बहुत ही छोटा और सी का वैल्यू भी अगर बहुत ही छोटा रहेगा तो ये चीज उल्टा भी हो सकता है। इट इज वेरी मच पॉसिबल, इट इज नॉट अ बिग डील। एनीवे गोइंग फॉरवर्ड, सिंस सी का वैल्यू ई सी का वैल्यू ई एल से छोटा है तो मैं ऐसे भी तो बोल सकता हूँ, इन दोनों को कंबाइन करके मैं ऊपर की तरफ लिखता हूँ, इसको भी भूल रहा हूँ इसको भी भूल रहा हूँ, ई एल और ई सी को कंबाइन करके मैं ऊपर की तरफ लिख सकता हूँ। दैट इज नथिंग बट ई एल माइनस ई सी, ऐसा मैं एक कंबाइंड एक्सप्रेशन लिख सकता हूँ। सही बात है कि नहीं। सो यहाँ पर अभी तक हमारे पास कितने सारे एक्सप्रेशन है, ये एक ई एम एफ आर का होगा और ये एक ई एल माइनस ई सी का होगा। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन जो रिजल्टेंट ई एम एफ मिलेगा that will be like this. So what is E? E will be the resultant EMF of resistor, inductor and capacitor. और ये E का expression क्या होगा? It will be according to Pythagoras theorem, it will be square root of ER square plus this, ये वाला term कितना है भाई? ये वाला term है EL minus EC. Okay, ये वाला term कितना है? This is nothing but ER. So मैं बोल सकता हूँ effective the resultant EMF E will be equal to obviously square root, तो फिर वो स्क्वायर रूट को इस तरफ लेके आके स्क्वायर बना देता हूँ, स्क्वायर ऑफ ER स्क्वायर प्लस EL माइनस EC द होल स्क्वायर। अब इसमें से काम करता हूँ, ER की जगह पे मैं ये सब्स्टिट्यूट करता हूँ I इंटू आर, तो I स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर प्लस EL की जगह पे डालूंगा I इंटू एक्स सी, इधर I इंटू एक्सएल। सो I को बाहर निकाल देता हूँ, एक्सएल माइनस एक्स करके लिख लेता हूँ होल स्क्वायर। दिस विल बी इक्वल टू ई स्क्वायर। सो ओवरऑल ई का एक्सप्रेशन मिलेगा, ई विल बी इक्वल टू आई मल्टीप्लाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्स द होल स्क्वायर। ये होगा तुम्हारा रिजल्टेंट ईएमएफ का एक्सप्रेशन। जैसे कि आप यहां पर देख सकते हो ईएमएफ इज इक्वल टू करंट मल्टीप्लाइड बाय समथिंग दिख रहा है। ये देखकर मुझे याद आता है कि यार अक्सर EMF इज इक्वल टू करंट मल्टीप्लाइड बाय रेजिस्टेंस होता है, लेकिन वो तो सिर्फ प्योरली रेजिस्टिव सर्किट के लिए यूज किया जाता है। अगर इंडक्टिव सर्किट होगा तो EMF इज इक्वल टू करंट मल्टीप्लाइड बाय इंडक्टिव रिएक्टेंस लिख सकता है, लेकिन वो तो प्योरली इंडक्टिव सर्किट के लिए यूज कर सकते हैं। कैपेसिटर होता तो EMF इज इक्वल टू करंट मल्टीप्लाइड बाय कैपेसिटिव रिएक्टेंस करके लिख सकता था, लेकिन वो भी सिर्फ और सिर्फ मैं प्योरली कैपेसिटिव सर्किट के लिए यूज कर सकता हूँ। अभी यहाँ पर तीनों का मिक्सचर है तो ना ही मैं रेजिस्टर यूज कर सकता हूँ क्योंकि ये प्योर रेजिस्टिव नहीं है, ना ही मैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस यूज कर सकता हूं क्योंकि इधर प्योर कैपेसिटर नहीं है, ना ही मैं इंडक्टिव रिएक्टेंस यूज कर सकता हूं क्योंकि इधर प्योर इंडक्टर भी नहीं है। यहां पर तीनों का मिक्सचर है तो एक नया क्वांटिटी में बनाऊंगा जो इन तीनों का काम करने वाला है, मतलब रेजिस्टर या फिर कैपेसिटिव रिएक्टेंस या फिर इंडक्टिव रिएक्टेंस, इन तीनों का काम एक साथ करने वाला। इन तीनों की तरह ही एक एनालॉगस टर्म, जैसे रेजिस्टेंस से एनालॉगस होता है एक्सएल, एक्सएल से एनालॉगस होता है एक्सी, एक्सी से एनालॉगस एक और टर्म बनाऊंगा। तो बेसिकली चारों एक दूसरे से एनालॉगस रहेंगे, एक दूसरे मतलब सेम काम करने वाले चारों लोग रहेंगे। सो ऐसा एक नया क्वांटिटी मुझे यहाँ पर निकालना पड़ेगा। सो लेट अस ट्राई टू फिगर आउट कि क्या क्वांटिटी रहेगा, उसको क्या नाम से देंगे हम लोग। सो यहाँ पर मैं बोलूंगा हियर द ऑपोजिशन टू करंट विल बी गिवन बाय स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी द होल स्क्वायर। ओके, स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी द होल स्क्वायर, ये देने वाला है ऑपोजिशन। ओके, एंड विल बी टर्म्ड या फिर कॉल्ड, एक नाम तो देना होगा ना, टर्म्ड एज इम्पीडेंस। ओके, इम्पीडेंस जिसको हम लोग कैपिटल जेड से बुलाएंगे।
सो रेजिस्टेंस का ही काम करने वाला एक क्वांटिटी है, इसको हम लोग बुलाने वाले हैं इम्पीडेंस। ओके, सो यहाँ पर इम्पीडेंस विच विल बी नथिंग बट रेजिस्टेंस का ही काम करेगा। इम्पीडेंस का एक्सप्रेशन क्या होगा, इट विल बी स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी द होल स्क्वायर। व्हाट इज एसआई यूनिट ऑफ इम्पीडेंस? वो हो जाएगा ओम। एज यूजुअल रेजिस्टेंस का ऐसा यूनिट जो है वही चीज़ है एक्सएल का होगा, वही चीज़ है एक्सी का होगा, वही चीज़ है यहाँ पर भी होगा। सो ये होगा इम्पीडेंस का एक्सप्रेशन। सो गोइंग फॉरवर्ड यू विल अंडरस्टैंड दैट अगर प्योर रेजिस्टिव सर्किट है तो रेजिस्टेंस यूज करना, प्योर इंडक्टिव सर्किट रहेगा तो एक्सएल यूज करना है, प्योर कैपेसिटिव सर्किट रहेगा तो एक्सी यूज करना है, अगर तीनों का मिक्सचर रहेगा तो इम्पीडेंस यूज करना है जेड, जिसका फॉर्मूला है स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी द होल स्क्वायर। आई बिलीव दिस इज क्लियर फॉर यू गाइस। अब यहाँ पर जो है चलो इम्पीडेंस तो इजीली मैंने निकाल दिया। ओके ठीक है भाई, समझ गया कि भाई मैंने इम्पीडेंस निकाल दिया, बात खत्म। अब यहाँ पर एक और सवाल उठता है, अब एवरी टाइम देयर इज अ फेज एंगल। ओके, सो चलो ई आर को मान लेते हैं नेचुरल फेज पे है, करंट के साथ ही है, लेकिन आप तो जानते हो कि ई एल जो है ना करंट से 90 डिग्री ऊपर था एंड ई सी जो है 90 डिग्री नीचे था, एंड जो इफेक्टिव ई है वो करंट से ऊपर है, बट वो कितना एंगल ऊपर है वो पता नहीं है। सी ऊपर भी कैसे आया, ऊपर हम लोग ने कंसिडर, ऊपर तब आता है जब ई एल बड़ा होता है ई सी से। अगर ई सी बड़ा होगा ना ई एल से, सेम चीज आएगा नीचे की तरफ, दैट मीन्स एंगल नीचे भी हो सकते हैं। सो कंपल्सरी नहीं है कि एवरी टाइम ऊपर की तरफ होगा, ऊपर नीचे कुछ भी हो सकते हैं, बट द पॉइंट इज एंगल है, कुछ तो एंगल है which is not zero, neither it is zero and nor it is 90, then what it is, क्या होगा, कैसे पता करेंगे? सो मान लीजिए ये ट्राइंगल कंसिडर कर लीजिए, ये ट्राइंगल हम लोग जो कंसिडर करेंगे, ये ओम को चलो मैं यहां पर लिख लेता हूं। ये ट्राइंगल जो हम लोग कंसिडर करेंगे, चलो इसको एक नाम से बुला सकते हैं हम लोग, इम्पीडेंस ट्राइंगल करके बुला सकता हूं मैं, इम्पीडेंस ट्राइंगल। इम्पीडेंस ट्राइंगल क्यों बुलाते पता है? सो दिस ट्राइंगल में क्या होता है, यही चीज एक्सप्रेस कर रहा हूं मैं। ओके, तो ये ईएमएफ के जगह पे सी है, ईएमएफ के जगह पे मैं लिख सकता हूं करंट मल्टीप्लाइड बाय इम्पीडेंस। सो यहाँ पर ई रहेगा, तो ये ई था पहले, अभी ई के जगह पे करंट मल्टीप्लाइड बाय इम्पीडेंस लिखूंगा, करंट कैंसिल करवाने वाला हूँ। यहाँ पर रेजिस्टर था तो ई आर के जगह पे करंट मल्टीप्लाइड बाय आर लिखूंगा, एंड ये जो था वो ई एल माइनस ई सी था, ई एल माइनस ई सी के जगह पे, जैसे यहाँ पर ई एल माइनस ई सी कैसे बन गया, करंट मल्टीप्लाइड बाय एक्सएल माइनस एक्सी, वैसे यहाँ पर भी एक्सएल माइनस एक्सी बनेगा। ये सवाल ये है, एंगल का एक्सप्रेशन निकालना है, नॉट अ बिग डील, tan फाई इज इक्वल टू ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, दैट इज एक्सएल माइनस एक्सी अपॉन आर, बात खत्म। tan इनवर्स निकालो, आपको एंगल मिल जाएगा वहां पर। आई बिलीव दिस इज क्लियर। सो माय डियर चिल्ड्रन, आई रिक्वेस्ट यू गाइस टू प्लीज मेक अ नोट ऑफ इट। आई बिलीव आप लोग ने लिख लिया होगा। सो माय डियर चिल्ड्रन, ये वीडियो में जो सिखाया आपको क्लियरली समझ में आया करके मैं अज्यूम कर रहा हूँ। यहाँ पर मैंने आपके सामने ऐसा एक सिचुएशन क्रिएट किया जहाँ पर तीनों कंपोनेंट्स आ गए हैं, इंडक्टर आ गया, कैपेसिटर आ गया, रेजिस्टर आ गया, तीनों सीरीज में आ गए हैं। तीनों सीरीज में अगर आ गए तो उसको कैसे टैकल करते हैं, उसको कैसे सॉल्व करते हैं, यहाँ पर मैंने आपको बताया। इफेक्टिव ईएमएफ का भी एक्सप्रेशन मैंने आपको बता दिया क्या है, और इफेक्टिव रेजिस्टेंस को क्या बुलाते हैं। वी वोंट कॉल इट एज रेजिस्टेंस, वी विल बी कॉलिंग इट एज इम्पीडेंस। इम्पीडेंस का एक्सप्रेशन निकाला और उसका फेज एंगल भी निकाला। सो इस वीडियो में इतना ही काफी हो जाएगा। सी यू नेक्स्ट टाइम विद अ न्यू कंटेंट। दिस इज जितिन सर, टीचिंग फॉर Zeta Institute of Science. Bye bye.